हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। आज की क्लास में हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को मज़ीद एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे बढ़ते हुए हम अगले टॉपिक की तरफ जाएँगे। जैसे पिछले क्लास में हमने बात की थी कि एक फ़ंक्शन की लिमिट हम किस तरीके से मालूम करते हैं। 2 तरीके थे। एक या तो आप अपने फ़ंक्शन के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू लगाएँ, जो कि आम रूटीन में लोग यूज़ करते हैं कि जो भी आपका फ़ंक्शन होता है, जिस तरह हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि लिमिट ऑफ दिस फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1 और व्हिच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। आई थिंक इस तरह का एक फ़ंक्शन था। सो मैं अगर आपसे क्वेश्चन कर दूँ कि भाई आपने इस लिमिट को फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप x की वैल्यू 1 पुट करें, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है? और ये फाइनल में हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती है। तो हम कहते हैं कि इस फ़ंक्शन का लिमिट जो है वो 3 बनता है जब हम x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करते हैं, और अप्रोच की पूरी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब जिस तरीके से मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको समझाई थी कि 1 बाय 1 वैल्यू ग्रेजुअली हम किस तरीके से आगे बढ़ते जाएँगे और 1 की तरफ अप्रोच करते हैं, वो तो एक रियल फिनोमेना है, इसको हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लिमिट मालूम करने का जो प्रोसेस है वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है? वो सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए था कि जब हम इस तरह कहते हैं कि इस फ़ंक्शन का लिमिट 3 बनता है, तो एक्चुअल में हम ये 3 क्यों कहते हैं? इस रीज़न को क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने वो दोनों टेबल्स ड्रा किए थे, जब हम छोटी-छोटी वैल्यूज़ देते थे और एक्स की वैल्यू एक तरफ बढ़ती थी, फ़ंक्शन की वैल्यू दूसरी तरफ बढ़ती थी। और फिर उनके नतीजे में हमने वो बात की थी कि दोनों साइड से अप्रोच की जो रिज़ल्ट में अगर फ़ंक्शन की वैल्यू एक ही नंबर की तरफ अप्रोच करती है, तो हम कहते हैं कि ये उसका लिमिट कहलाता है। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे नहीं है, तो काइंडली आप एक बार ज़रूर इसको देखें इस हवाले से, ठीक है? अब जैसे मैंने आपसे बात की, जब कि हम किसी भी फ़ंक्शन की जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे कि डायरेक्ट x की वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास लिमिट कैलकुलेट हो गई। लेकिन इसके अंदर कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सिंपली अगर हमें इस तरह की फ़ंक्शन मिल जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल x लिमिट ऑफ द फ़ंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2, और फ़ंक्शन कुछ इस तरीके का है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो अगेन वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। रूल्स ऑफ लिमिट के मुताबिक अच्छी तरीका तो ये है कि ये लिमिट आप सबके साथ अलग-अलग लें। रूल्स ऑफ लिमिट अलग-अलग हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स हैं और इसके बाहर एक लिमिट आ रहा है, तो रूल्स ये कहते हैं कि ये लिमिट आप हर एक के साथ अलग-अलग लगा दें, ठीक है? तो ये भी ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप डायरेक्ट भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सही है? हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर रूल अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे रूल ये बनता है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -2 फॉर x स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फॉर 3x, और फिर माइनस लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फॉर 7। तो अब अलग-अलग सब के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ से अगेन आपको पता है कि 3 बाहर निकाला जाएगा। रूल्स ऑफ लिमिट मैं कभी दूसरे लेक्चर में पढ़ लूँगा, इस टाइम पे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डिवीज़न है तो ऊपर वाले के साथ अलग लिमिट लिखिए, नीचे वालों के साथ अलग लिमिट लिखिए। अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई है तो उनमें से भी अलग-अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये बात की चीज़ें हैं। आप डायरेक्टली b2 की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 आ जाएगा, और -7। इस तरीके से ये हो जाएगा 4 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस, और 3 इंटू 2 6, और -7 अपनी जगह, ठीक है? सो 4 - 6 -7, -6 - 7 -13, और 4 - 13 इज़ इक्वल टू -9। तो हम कहते हैं कि इस फ़ंक्शन का लिमिट जो है वो -9 है, ठीक? और यहाँ पे आप अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास यही वैल्यू आएगा। इसमें आप -2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -6, और इसमें आप पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस -6, और इसका बन जाएगा, हमेशा आप याद रखें किसी भी कांस्टेंट का लिमिट वही होता है। सो -7 यहाँ पे x है नहीं, तो 7 को हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। सो -9 इसका भी आता है। तो लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, तो भी आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है। बट जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाऊँ। मेन इश्यू ये है कि आपके पास कभी-कभार ऐसा सिचुएशन बन जाता है जो कि अनडिफाइंड जिसको हम कहते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई फ़ंक्शन है व्हिच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर द रूट -1 डिवाइड बाय x - 1। ये हमारा फ़ंक्शन है।
और हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1। देखें, अब अगर आप नॉर्मल रूटीन की बात करेंगे, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन के ऊपर आपको बताया कि डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करें, तो डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 लगाएंगे तो 1 स्क्वायर द रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। 1 स्क्वायर द रूट 1 के बराबर होता है, यानी कि ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, और ये बन जाता है 0/0 का एक अनडिफाइंड फॉर्म। जब 0/0 आता है, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स देयर इज नो क्लियरिटी अबाउट दैट कि ये किस चीज़ के बराबर आता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस में फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, 0/0 तो हम नहीं कह सकते, और ना हम ये कह सकते हैं कि 0/0 जो है ये 0 के बराबर है। 0/0 होना और सिर्फ 0 आना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। 0 क्लियरिटी है और 0/0 एक अनडिफाइंड टर्म है। इन सच केसेस हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 स्टेप्स या 2 प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप देखें, या तो आप अप्लाई करेंगे सिंप्लीफिकेशन, और या हम अप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन। ये 2 अप्रोचेज़ आप हमेशा याद रखें। जब जब आपके पास कुछ इस तरह का सीन होगा कि या तो 0/0 आ गया, या फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि 1 और 0 का केस आ जाए, ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो इन्फिनिटी भी इज़ अनडिफाइंड है, उसमें भी क्लियरिटी नहीं है। तो इन 2 केसेस के अंदर जब जब आप लिमिट कैलकुलेट करें, उसी तरीके से कि हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, और उसके नतीजे में आपके पास या तो ये सीन आ जाए कि 0/0 आ गया या 1 और 0 आ गया। तो इन बोथ ऑफ दिस 2 केसेस आपको अल्टरनेट वे में या इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। सो ये 2 प्रोसेस आप याद रखें, सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन। अब सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन ये है कि इन सच केसेस आप कॉमन देखें, ऊपर नीचे जो भी है आपके पास, उसके अंदर आप कॉमन लें और उसके बाद कैंसिलेशन करें, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है। या अगर कहीं पे फार्मूला वगैरह है जो भी बन रहा है, तो उसको आप एक्सपेंड या क्लोज ऑन कर दें। और रैशनलाइजेशन भी कुछ ऐसा ही एक टेक्निक है। तो ये कैसे होगा और इस केस में हम कौन सा अप्लाई करते हैं, देखें, चूंकि ये हमारे पास 0/0 का फॉर्म आ चुका है, तो हम लिखेंगे कि नाउ बाई सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहते हैं कि आप ऊपर देखिए कि अगर कोई चीज़ कॉमन है, तो ऊपर में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरह नीचे में जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, उसमें भी कोई कॉमन नहीं बन रहा, और ना ऊपर और नीचे डायरेक्ट ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम कैंसल आउट करें। तो इसका मतलब ये है कि सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसे होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं बाई रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन किस तरीके का एक प्रोसेस है, देखें, आपने क्या करना होता है इसमें, लिमिट व्हेन द x अप्रोचेस टू 1। पहले तो आप अपना पूरा फंक्शन लिखिए, x का जज़र -1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब रैशनलाइजेशन यहाँ से आपने कैसे अप्लाई करने हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं कि आपके पास ऊपर जो भी इस तरह का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको आप क्या कर दें, रैशनलाइज़ कर दें। जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखते थे और वहाँ पे इसके कंजुगेट लेते थे, तो कंजुगेट में क्या होता था, हम इसकी इमेजिनरी टर्म की साइन चेंज करते थे। तो ऐसा आपने यहाँ पे भी करना है, यानी कि ऊपर वाला जो चीज़ होगा इसका आप साइन चेंज करें और मल्टीप्लाई करें, यानी ये हो जाएगा x का जज़र +1। ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका तो नेट इफ़ेक्ट आएगा, क्वेश्चन की नेचर चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसको डिवाइड भी करेंगे इसके ऊपर, +1। ये ऐसा क्यों हमने की, क्योंकि आप ये दो देखें, आप ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं एनी टाइम, और हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका 1 आएगा और 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा करने से हमें एक रास्ता मिल जाता है, और वो ये है कि अब क्या स्कोप बनेगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है, जो कि हमारे पास इन एक्चुअल फॉर्म इस तरह है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। इस तरह का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में ये सीन यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस आपस में अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूल के मुताबिक ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो ऊपर वाले जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 ये वाला सीन बन जाता है। तो ये तो इस तरह का सीन हमेशा इस तरह हम लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपस में, तो ये बनेगा x स्क्वायर द रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे वाले जो है x माइनस 1 और x स्क्वायर द रूट प्लस 1।
ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसका कोई फार्मूला सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x-1 है तो यहाँ पे x+1 होना चाहिए था फार्मूला की जगह, जबकि यहाँ पे x की जगह स्क्वायर द रूट है। तो इस वजह से हम इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो है ये फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता था तो हमने इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगली स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर और द स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x माइनस, और ये 1 स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। नीचे हमारे पास क्या था, x-1 था और ये यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर द रूट प्लस 1। अब देखें इसमें ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है क्योंकि सेम चीज़ कॉमन है, x-1 ऊपर भी है, x-1 नीचे भी है। तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी बचेगी वो है लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1, और अब फंक्शन किस फॉर्म में आ गया है, 1 और x का स्क्वायर द रूट प्लस 1। अब वही पुराना रूल अप्लाई करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो ये बनेगा 1 और 1 स्क्वायर द रूट प्लस 1, यानी कि 1 स्क्वायर द रूट 1 के बराबर है, सो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 मतलब 2। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस टू 1 वो हमारे पास क्या बनती है, 1 ओवर 2 एक्चुअल में। और रियलिटी में आपने जब ओरिजिनल स्टेप्स को देखा तो शुरू में आपको 1 ओवर 0 मिला या 0/0 मिला विच इज़ एन अनडिफाइंड टर्म। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये ना कहें कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता या ये अनडिफाइंड टर्म है तो बस हम आगे नहीं जा सकते, नहीं। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होंगे जैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको आपने देखना है कि हम इसमें अल्टरनेट वे कौन सा फिर अप्लाई करेंगे। सो जब आप लिमिट मालूम करें, आपके पास 0/0 या 1 ओवर 0 का फॉर्म आ गया तो आप या तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं या रेशनलाइजेशन की तरफ जाएं, तो आपको इसका सोल्यूशन निकल आएगा और यहाँ पे हमें इन द फॉर्म ऑफ 1 ओवर 2 वो मिल रहा है। सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस हवाले से ताकि इसमें मजीद क्लियरिटी आ जाए आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0। सही है। और फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारे पास इस तरह का है कि 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर 3 डिवाइड बाई x। हाँ, अब डायरेक्ट आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो रफ साइड पे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये काम करें क्योंकि बाद में अगर आपके पास 0/0 या 1 ओवर 0 का फॉर्म बन गया तो आपने जो कैलकुलेशन की होगी वो आपकी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि इससे पहले फिर आपको रेशनलाइजेशन की तरफ जाना होगा। अब ये रफ साइड में आप जल्दी-जल्दी कैलकुलेट करें, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर 0 प्लस 3 व्हिच इज़ अगेन इक्वल टू 1 ओवर 3, और ये माइनस 1 ओवर 3 यानी का मतलब ये होगा कि 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 बन जाएगा। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये कि ऊपर 0 आ रहा है और नीचे x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये भी, यानी अगेन ये एक जो है जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म बनता है, 0/0 का फॉर्म बनता है। ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन। देखें सिंप्लीफिकेशन में आप कॉमन चीज़ें वगैरह तो ले सकते हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा, बट इसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है, सॉरी, रेशनलाइजेशन से पहले हम सिंप्लीफिकेशन इसकी कर सकते हैं, और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, और ये आपके पास आ गया 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर 3, और ये जो फ्रैक्शन है इसको हम इस तरह डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा x। इसका हम लेंगे एलसीएम, और जब हम इसकी एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा, एलसीएम लेने का तरीका सिंपल जो सबसे मैं समझता हूँ कि आसान और शॉर्टकट है वो ये है कि नीचे जो भी है जिन चीज़ों को आप ऐड या सेपरेट कर रहे हैं उन दो टर्म्स के जो न्यूमरेटर्स होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई में ले लें, यानी कि x प्लस 3 और 3 को मल्टीप्लाई में ले लें, x प्लस 3 और 3 इसको हम मल्टीप्लाई में लेते हैं। ठीक है, ये इंटू 3 है। अब ये क्या करेगा, जब आप इस तरीके से करेंगे तो ऊपर ऊपर जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें वो, और ये हो जाएगा इस तरह 1 इंटू 3, 3 माइनस है तो माइनस, अगर प्लस हुआ तो प्लस लिखेंगे, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आ जाएगा। ये डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और आपको पता है कि जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद आने वाला जो भी टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी एक्चुअल में यहाँ पे ये जो x है ये एक्चुअल में x प्लस 1 है, इसके नीचे 1 एग्जिस्ट करता है, बट लिखने की ज़रूरत इसलिए हमने महसूस नहीं की क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन रियलिटी अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 ओवर x बन जाएगा। तो ये स्टेप आपने देखा, इसके आगे फिर हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फॉर द फंक्शन, यहाँ पे आप देखें ऊपर है 3 और ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स और ये माइनस 3 बन जाएगा। ठीक, नीचे क्या है 3
इंटू एक्स प्लस 3 और ये 1 और एक्स आपस में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। ये वाला +3 और ये वाला -3 आपस में कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसके बाद बचता है जो वैल्यू वो हमारे पास है एक्स अप्रोचेस टू 0 फॉर एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3, सही है। ऊपर एक्स ही बचेगा ना, -x और मल्टीप्लाइड बाई 1 और एक्स। अगेन इसमें आप देखें तो एक्स और ये वाला एक्स आपस में कैंसिल आउट कर सकता है, तो हमारे पास जो लिमिट बनेगा वो ये होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इस केस में जो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते थे वो आपने कर लिया, कैंसिलेशन आउट सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद आप चेक करें एक्स की वैल्यू आप 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा, 0 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 + 3 का मतलब होता है 3 और 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 9 और ऊपर ऑलरेडी -1 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अब इस x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और 3 इंटू 0 + 3 और इस तरह ये -1 और 3 इंटू 3 बन जाएगा और -1 और 9, तो ये हो गया आपका -1 और 9 लिमिट इसका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना देखा कि ठीक है, हम किसी भी फंक्शन की जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम x की वैल्यू डायरेक्ट लगाएंगे तो लिमिट कैलकुलेट हो जाएगा, बट सम टाइम कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि उन x की वैल्यू लगाने की वजह से हमारे पास या तो 0/0 फॉर्म आ जाता है या 1 और 0 का फॉर्म बन जाता है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अब इस पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता या जो है ये अनडिफाइंड है तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, नहीं। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं और ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपको फिर स्पेस सिंप्लीफिकेशन या रैशनलाइजेशन को अडॉप्ट करना होगा। अब आते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। कंटिन्यूटी है क्या? कंटिन्यूटी देखें, आपको पता है कि जब-जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, तो हम उसके अंदर को एक लेट्स सपोज़ ये हमारा फंक्शन है और ये है 1 और +1, ठीक है? ये फंक्शन है और इसके अंदर हम x को जो भी वैल्यू देंगे, हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता रहेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं f ऑफ x को हम 1 वैल्यू देते हैं या 0 कर लेंगे तो भी x को हम 0 वैल्यू देंगे तो ये 1 और 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1 और 1 इज़ इक्वल टू 1 आता है, ठीक है? इस तरह हमने दे दिया 1 दे दिया, तो हमारे पास 1 और 1 + 1 इज़ इक्वल टू 1 और 2 बन जाता है। और इस तरीके से हमने -1 अगर दे दिया, तो ये बनेगा 1 और -1 + 1 इज़ इक्वल टू -1 + 1 तो 0 होता है, तो 1 और 0 और ये फिर अनडिफाइंड टर्म आ जाता है, ठीक? अब इसमें फ़र्क क्या है, हम फंक्शन को एक वैल्यू देते हैं एज़ ए इनपुट और फंक्शन उसके बदले में हमें कोई वैल्यू देता है एज़ ए आउटपुट। जैसे यहाँ पे हमने 0 दिया तो हमें आउटपुट में 1 मिला, हमने 1 दिया तो 1 और 2 मिला, हमने -1 और दिया तो अब हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म है। तो ऐसे सिचुएशंस में इस फंक्शन को हम कहते हैं कि द फंक्शन इज़ नॉट कंटीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है? इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। और यही कंटिन्यूटी कहलाती है कि अगर आप एक फ़ंक्शन को कोई इनपुट देते हैं, उस पे आपको आउटपुट मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये इन वैल्यूज़ के ऊपर फ़ंक्शन कंटिन्यू है और जिन वैल्यूज़ के ऊपर हमें आउटपुट नहीं मिल जाता, जो 0/0 फॉर्म देते हैं या 1 और 0 का फॉर्म आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है इसका इस पॉइंट के ऊपर इसका ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि ये चीज़ उसके डोमेन में नहीं है। क्या है? ये जो है ना, जो -1 हम इसको इनपुट देते हैं। डोमेन और रेंज की कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले वाला लेक्चर अभी आप देख लें, हमारा डोमेन और रेंज के हवाले से हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर किसी इनपुट के ऊपर फंक्शन का हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो इनपुट उसके डोमेन में शामिल नहीं है और हम कहते हैं कि इस फंक्शन के या इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, उसकी कुछ क्राइटेरिया है जिसको फिल करना ज़रूरी है। एक बात तो ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है इस तरह का और मैं आपसे पूछूँ कि फाइंड आउट या चेक करें कि ये फंक्शन जो है x की वैल्यू -1 के ऊपर कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, या x की वैल्यू 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो सिंपली यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं, बट जो जेन्युइन तरीका है वो ये है कि आप देखें कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 के ऊपर चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें कि इस x इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर जब हम अप्रोच करते हैं, तो इस फंक्शन का लिमिट क्या बनता है? या फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं -1 के ऊपर ही आपको बता दूँ। -1 के ऊपर आप देखें,
ये आप -1 के ऊपर अगर आप करेंगे कि ये इस फ़ंक्शन के ऊपर ये जो या इस पॉइंट के ऊपर जो है ये फ़ंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर 1, इस पॉइंट पे लिमिट ऑफ दिस फ़ंक्शन, इसका लिमिट मालूम करें और ये जो x की वैल्यू आप -1 चेक करते हैं, इसकी तरफ आप अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो फाइंडिंग द लिमिट ऑफ दिस फ़ंक्शन 1 ओवर x प्लस 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू -1, आप चेक करें कि इसका लिमिट क्या बनता है, सही है? और दूसरी बात ये होगी कि अगर आप उस फ़ंक्शन के अंदर -1 लगा देते हैं एज़ इनपुट कोई वैल्यू, तो वो आप चेक करें कि वो क्या आता है। यानी इस फ़ंक्शन के अंदर हमने -1 इनपुट डाल दिया, तो वहाँ पे उसका जो आउटपुट है वो एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। इस तरह आप लिमिट चेक करें कि उस पॉइंट पे जो है इस फ़ंक्शन का लिमिट एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। 2 चीज़ें हो गई। जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, उस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले आप चेक करें कि इस फ़ंक्शन का लिमिट एग्ज़िस्ट करता है या लिमिट एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब इन दिस केस अगर आप लिमिट के थ्रू करेंगे तो ये 1 और 0 एक अनडिफाइंड टर्म बन जाता है, बट लिमिट के अंदर हम फिर रैशनलाइज़ेशन या सिम्प्लिफिकेशन का कांसेप्ट अप्लाई करेंगे तो इसका लिमिट फिर इन्फिनिट नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है? और लेकिन फ़ंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगाएँगे तो 1 और 0, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसका आउटपुट एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो ऐसे केसेज़ में थर्ड पॉइंट जो है जिसको आप नोट करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये चेक किया आपने कि उस पॉइंट के ऊपर फ़ंक्शन का लिमिट भी एग्ज़िस्ट करता है, उस पॉइंट के ऊपर उसका लिमिट भी एग्ज़िस्ट करता है, और इन दोनों के आउटपुट्स फिर आप चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिमिट के अंदर आपको एक वैल्यू a मिल रहा है और यहाँ पे इसके आउटपुट में आपको वैल्यू b मिल रहा है। सो इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करें, यानी कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1 और वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन व्हेन वी इनपुट x एज़ -1। इन दोनों के नतीजे में अगर रिज़ल्ट्स हमें सेम मिल रहा है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ आ रहा है बात का? सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उस फंक्शन के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 को देख लें, हमने 2 इनपुट दे दिया इसमें, तो ये बन जाएगा f ऑफ 2 और 1 ओवर 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ 3 हमारे पास क्या आता है, 1 ओवर 3। जबकि इसके ब्रैकेट्स हम इसकी लिमिट के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो लिमिट में ये इस तरह होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, यानी कि 1 ओवर x प्लस 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो यहाँ पे भी लिमिट की वैल्यू भी 1 ओवर 3 है और फंक्शन की वैल्यू भी 1 ओवर 3 है एट x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दैट कि ये दोनों सेम है, और जब ये दोनों सेम वैल्यूज़ आपको मिल रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस कब नहीं होगा? -1 के केस में ये कंटिन्यूअस हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर डायरेक्ट -1 लगाएँगे तो आपको इनफाइनाइट या 1 ओवर 0 का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला। बट अगर आप लिमिट की अप्रोच करेंगे, तो लिमिट के अंदर आप इसका क्या कर देते हैं, फिर रैशनलाइज़ेशन करते हैं। रैशनलाइज़ेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 है तो हम करेंगे x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, और ये x माइनस 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? और इस तरह फिर हमारे पास x माइनस 1 जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को देखा था, सॉरी, ये थोड़ा हम चेंज आउट करते हैं। लेट्स सपोज x का स्क्वायर द रूट माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये क्वेश्चन। और इसमें आप देख रहे थे कि हम इसकी लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 करते हैं तो 0/0 फॉर्म था, बट रैशनलाइज़ेशन जब हमने किया तो आपने देखा कि उसमें हमारे पास आई थिंक 1.2 आ रहा था इसका आउटपुट, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा। बट अगेन इसी फंक्शन को अगर हम डायरेक्ट f ऑफ 2 कर देते हैं, यानी f ऑफ 1 कर देते हैं, फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यू x की देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये हो जाएगा फिर 0 और ये भी 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू देते हैं तो हमें 0/0 का फॉर्म मिलता है, बट इसकी जब हम लिमिट अप्रोच अपनाते हुए रैशनलाइज़ेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें लिमिट 1 ओवर 2 या कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाती थी।
अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो थर्ड इक्वेशन कंडीशन था लिमिट का कि दोनों सेम आने चाहिए, तो वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। समझ आ गया बात का आप लोगों को? कंटिन्यूटी आप एक इक्वेशन की कब डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे इसका कंटिन्यूअस होना बनता है या नहीं बनता? सबसे पहले उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता हो, फिर उस पॉइंट पे फंक्शन हमें कोई ना कोई आउटपुट दे रहा हो, ठीक है? और फिर यहाँ पे लिमिट के नतीजे में जो आउटपुट हमें मिलता है और फंक्शन को एज़ इनपुट जब हम वो पॉइंट देते हैं और उसके नतीजे में जो आउटपुट हमें मिलता है, वह भी अगर 1 और 2 है, ये भी 1 और 2 है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम फिर क डिसाइड करेंगे कि ये इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो ये था कंटिन्यूटी के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी के हवाले से जो भी चीज़ें हमने बताई है वो आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।